गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हायर परचेज सिस्टम। तो एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में काफी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो जानते हैं हायर परचेज सिस्टम किसे कहते हैं। तो यह एक विक्रय की एक विशेष पद्धति होती है जिसके अंतर्गत भुगतान किस्तों में किया जाता है। किस्त वार्षिक, छमाही और मासिक हो सकती है। क्रेता को संपत्ति के प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, परंतु संपत्ति पर स्वामित्व अर्थात ओनरशिप अंतिम किस्त के भुगतान करने के बाद ही प्राप्त होती है। यदि क्रेता किस्त का भुगतान यदि क्रेता किस्त का भुगतान नहीं करता है तो विक्रेता संपत्ति वापस ले सकता है और क्रेता को उसकी रकम वापस नहीं करता। उसे संपत्ति के उपयोग करने का किराया समझकर अपने पास रख लेता है, इसलिए इसे किराया क्रय पद्धति कहते हैं। मान लीजिए ए ने एक कार बी को 60,000 रुपए में बेची और उसने सिर्फ उसकी 10,000 रुपए की 6 किस्तों में पेमेंट करना था और उसने सिर्फ 2 किस्तों का ही भुगतान किया और बाकी किस्त का वह भुगतान नहीं करता है, तो विक्रेता उससे उस कार को वापस कर लेगा और उसके पैसों को जब्त कर लेगा और उसे यह कह दिया जाएगा कि यह संपत्ति का किराया है, अर्थात उस मोटर कार के चलाने का किराया है और इसी के आधार पर ही किस्त की रकम निर्धारित की जाती है ताकि किसी भी किस्त के समय उसे वापस लेते समय क्रेता को कम हानि का सामना करना विक्रेता को कम हानि का सामना करना पड़े। तो जानते हैं इस पद्धति के बारे में। और तो इस पद्धति में मुख्यतः दो पक्षकार होते हैं, जिसे किराया क्रेता हायर परचेजर और किराया विक्रेता हायर वेंडर कहते हैं। अब जानेंगे इस चैप्टर के मुख्य बिंदु। डाउन पेमेंट, जिसे हम अग्रिम राशि भी कहते हैं, खरीद के समय दी जाने वाली प्रारंभिक राशि को हम अग्रिम राशि या पेशगी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आता है किस्त। शेष राशि जो एक निश्चित समय के बाद छोटी छोटी रकम में चुकाई जाती है उसे हम किस्त के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आता है नगद मूल्य, कैश प्राइस। तो जिस कीमत पर वस्तु नगद में खरीदी जाती है उसे कैश प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट हायर परचेज प्राइस, किराया क्रय मूल्य। इसमें कैश प्राइस और इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए एक कार नगद में 40,000 की है और किराया क्रय पद्धति में 42,000 की है, तो ये 2,000 रुपए का डिफरेंस इसका इंटरेस्ट कहलाएगा और ये 42,000 रुपए हमारे हायर परचेज प्राइस और 40,000 रुपए हमारा कैश प्राइस कहलाएगा। इसके बाद आता है स्वामित्व, जिसे हम ओनरशिप कहते हैं। मालिकाना हक जो अंतिम किस्त अदा करने के बाद मिलता है उसे हम ओनरशिप या स्वामित्व कहते हैं। जब व्यक्ति अपनी अंतिम किस्त चुका देता है तो वह उस संपत्ति का ओनर बन जाता है और उसके बाद ही वह उस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकता है। नेक्स्ट आता है डिफॉल्ट। यदि क्रेता किस्त नहीं चुकाता है तो विक्रेता वस्तु को वापस ले लेता है। अब हमारे सामने दो व्यक्तियों की पुस्तक होगी, एक क्रेता की, एक विक्रेता की। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रेता की पुस्तक में जनरल लेख है। तो जब कोई क्रेता कोई व्यक्ति संपत्ति खरीदता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, उसमें एंट्री होती है आने वाली संपत्ति डेबिट। तो जोन से भी हम संपत्ति खरीदेंगे
तो उसका नाम लिख देंगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। यहां पर हायर वेंडर का मतलब होता है जिस व्यक्ति से हमने वो संपत्ति खरीदी है। आप इन्हें सिर्फ समझते हुए चलें, क्योंकि बाद में इनकी एक आसान ट्रिक के जरिए आपको समझाया जाएगा और खाते भी इसी उसी ट्रिक से समझाए जाएंगे ताकि आपको याद ना करना पड़े। नेक्स्ट उसके बाद एंट्री आती है अग्रिम राशि का भुगतान करने पर। तो जिस व्यक्ति को हमने अग्रिम राशि का पेमेंट किया है वह हायर वेंडर कहलाता है। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक इसलिए क्रेडिट हुआ है क्योंकि पैसा हमारे यहां से गया है। नेक्स्ट उसके बाद आता है किस्त का ब्याज देय होने पर। तो ब्याज हमारे लिए क्या होता है, एक तरह से खर्च होता है। तो सभी खर्च और हानि क्या होते करते हैं हम, डेबिट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसे दिया जाएगा, हायर वेंडर को। तो टू हायर वेंडर अकाउंट। नरेशन इसकी लिखी जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट आता है किस्त का भुगतान करने पर। तो जिस व्यक्ति को किस्त का भुगतान किया जाएगा उसका नाम लिखेंगे हायर वेंडर की जगह। जैसे सुरेश को किस्त का भुगतान किया जाता है तो सुरेश डेबिट, क्योंकि सुरेश पाने वाला है, टू बैंक अकाउंट बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड ऑन ड्यू डेट। नेक्स्ट आता है संपत्ति पर ह्रास लगाने पर। तो ह्रास क्या है हमारे लिए, नुकसान। तो सभी खर्च व हानि क्या करते हैं हम, डेबिट। तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स। उसके बाद आता है ब्याज व ह्रास की राशि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने पर। तो क्या एंट्री होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। तो पहली किस्त पर सभी लेखे किए जाते हैं, क्योंकि पहली किस्त के समय हम संपत्ति खरीदते हैं उसका भी लेखा होगा, या अगर हमने मान लीजिए कोई अग्रिम राशि दी है डाउन पेमेंट तो उसका भी लेखा करते हैं। और बाकी सभी किस्तों में सिर्फ चार अंतिम के चार लेखे ही किए जाते हैं। इसमें ऊपर के दो लेखे छोड़ दिए जाते हैं क्योंकि संपत्ति एक बार ही खरीदी जाती है और डाउन पेमेंट भी उसी समय दिया जाता है। तो बाकी के सालों में सिर्फ किस्त का भुगतान किया जाता है, तो इसलिए इन शुरू की दो एंट्रियों को हम छोड़ देते हैं। अब जानेंगे हम किराया विक्रेता की पुस्तक में जर्नल लेखें। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं माल बेचने की। तो एंट्री होगी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। कहने का मतलब यह है जिस व्यक्ति को माल बेचा है उसे डेबिट करेंगे। मान लीजिए सुरेश को माल बेचा है तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। उसके बाद अग्रिम राशि प्राप्त करने पर एंट्री होएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया है, टू हायर परचेजर अकाउंट। परचेजर यहाँ पे सेल से गलत है, हायर परचेजर अकाउंट। मान लीजिए सुरेश ने पैसा दिया है तो हमारे पास पैसा आया है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। सुरेश ने दिया है तो टू सुरेश। नरेशन हो जाएगी बीइंग कैश रिसीव ऑन एग्रीमेंट। नेक्स्ट होता है किस्त का ब्याज देय होने पर। एंट्री करेंगे हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन होगी बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन एग्रीमेंट।
उसके बाद आता है किस्त का भुगतान करने पर। तो हमारे पास किस्त का भुगतान प्राप्त करने पर, तो हमारे पास पैसा आया है, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। दिया कि किसने है, परचेजर ने, तो टू हायर परचेजर अकाउंट। नरेशन होगी बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव ऑन ड्यू डेट। उसके बाद ब्याज को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने पर, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। आप बिल्कुल टेंशन ना ले, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे और उनकी बार बार जर्नल एंट्री करेंगे तो तब ये एंट्री आपके और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसके बाद किराया विक्रेता खाते को व्यापार खाते में हस्तांतरित करने पर, तो एंट्री करेंगे हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नरेशन होगी बीइंग हायर सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। प्रथम किस्त पर सभी लेखे किए जाते हैं और बाकी किस्तों पर लेखा नंबर 3, 4 और 5 वाले ही लेखे करते हैं, अर्थात संपत्ति के बेचने और अग्रिम राशि प्राप्त करने का लेखा नहीं किया जाता है। अब जानते हैं हम खाते। तो क्रेता की पुस्तकों में निम्न खाते खोले जाते हैं। सबसे पहले बेचने वाले का खाता, जिसे हम हायर वेंडर अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है संपत्ति खाता, जिसे हम असेट्स अकाउंट बोलते हैं। उसके बाद आता है ब्याज खाता, इंटरेस्ट अकाउंट, और लास्ट का खाता होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट, ह्रास खाता। ये 4 खाते हम किराया क्रेता की पुस्तकों में बनाते हैं, और किराया विक्रेता की पुस्तकों में भी निम्न खाते बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम किसका खाता बनाएंगे, जिसने हमें सामान बेचा है, तो हायर, जिससे जिसको हमने सामान बेचा है, तो हायर परचेजर अकाउंट का खाता बनाया जाएगा। दूसरे नंबर पे इंटरेस्ट अकाउंट बनाया जाएगा, और तीसरे नंबर पे हायर सेल्स अकाउंट बनाया जाएगा, किराया विक्रय का खाता। अब जानते हैं हम करनी सारणी। तो सवाल जो होते हैं वो 4 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है जब रोकड़ मूल्य व ब्याज दर ज्ञात हो। जब रोकड़ मूल्य, कैश प्राइस और इंटरेस्ट रेट गिवन। सेकंड कंडीशन हो सकती है जब कैश प्राइस हमें गिवन हो बट इंटरेस्ट रेट नॉट गिवन। और तीसरी कंडीशन हो सकती है जब रोकड़ मूल्य ज्ञात न हो, कैश प्राइस इज नॉट गिवन बट इंटरेस्ट गिवन, ब्याज दर ज्ञात हो। और चौथी कंडीशन हो सकती है जब रोकड़ मूल्य, कैश प्राइस और ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट दोनों ही ज्ञात ना हो। तो इन 4 कंडीशनों में से किसी एक कंडीशन पर आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। अब जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ मुख्य बातें। तो सबसे पहले ब्याज की गणना हमेशा शेष पर करते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। स्थायी किस्त पद्धति का दूसरा नाम मूल लागत पद्धति या सीधी रेखा पद्धति भी है। नेक्स्ट, क्रमागत ह्रास पद्धति को घटती हुई पद्धति या अपलिखित पद्धति भी कहते हैं। उसके बाद अब हम करेंगे पहला क्वेश्चन अपना। तो दी मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 1 अप्रैल 2005 को बॉम्बे मोटर्स कंपनी से मोटर लारियां किराया क्रय पद्धति पर क्रय की। तो दी मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी ने खरीदी थी, किससे खरीदी थी, बॉम्बे मोटर कंपनी से। क्या खरीदी थी, मोटर लारियां। 10,000 रुपए का नगद भुगतान किया गया।
तो ये 10,000 रुपये हमारे क्या कहलाएंगे? डाउन पेमेंट। 10,000 रुपये क्या है हमारे? डाउन पेमेंट। 10,000 रुपये का नगद भुगतान किया और 3 समान वार्षिक किस्तों में 10,000 रुपये प्रत्येक किस्त वर्ष के अंत में 31 मार्च को देने को सहमत हुए। अर्थात 3 किस्त हैं जो प्रत्येक 10-10 हजार की हैं, तो 30,000 ये और 10,000 ये वाली अमाउंट मिलाकर 40,000 रुपये होते हैं। तो अगर हम इसे किस्तों में खरीदें तो ये मॉडल लारियां हमें 40,000 रुपये में पड़ेगी, लेकिन लॉरियों का नगद मूल्य 37,250 रुपये है और बॉम्बे मोटर कंपनी द्वारा 5% वार्षिक ब्याज लिया जाता है। दी मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी नगद मूल्य पर 10% वार्षिक की दर से क्रमागत ह्रास पद्धति के आधार पर प्रतिवर्ष ह्रास लगाती है। दोनों पक्षों की पुस्तकों में जर्नल की प्रविष्टियां कीजिए तथा दी मद्रास कंपनी की पुस्तक में जर्नल खाते तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चनों की टेबल बनाना सीखेंगे। अगर हमने क्वेश्चनों की टेबल बनाना सीख लिया तो समझ जाना कि हम जर्नल एंट्री और खाते आसानी से बना लेंगे। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं हमें 2 चीजें ढूंढनी होगी कि संपत्ति का नगद मूल्य क्या है और क्या ब्याज दर ज्ञात है हमें। तो सबसे पहले हम पहले टाइप का क्वेश्चन लगाते हैं, जब रोकड़ मूल्य और ब्याज दर ज्ञात हो। इसमें भी 2 तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। पहली, जब किस्तों में ब्याज शामिल हो और दूसरी जब किस्तों में ब्याज शामिल ना हो। अब हम अपने पहले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका केस प्राइस नगद मूल्य 37,250 रुपये था और इंटरेस्ट रेट ब्याज दर जो दी हुई थी वो 5% पर एनम की थी। अब हम बनाएंगे कैलकुलेशन टेबल। जिस व्यक्ति ने कैलकुलेशन टेबल बना ली तो आसानी के साथ वह जर्नल एंट्री और खाते भी बना लेगा। तो इसके लिए कैलकुलेशन टेबल बनाने के लिए आपको कुछ लाइनें ड्रॉ करनी होगी। जैसे पहले नंबर पर आता है पर्टिकुलर, उसके बाद दूसरा एक छोटा सा कॉलम बनाएंगे आप केस प्राइस वाला। तीसरे नंबर पर ये इंस्टॉलमेंट का एक कॉलम बनेगा और चौथा इंटरेस्ट का और 5वां प्रिंसिपल वैल्यू का। अब हमें पर्टिकुलर वाली लाइन में केस प्राइस ऑफ मोटर लॉरीज लिखना है कि संपत्ति का नगद मूल्य कितना है जो उसने हमें क्वेश्चन में दिया है, जो कितना है 37,250 रुपये। अभी हमने ऊपर लिखा था तो ये हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है 37,250 रुपये। उसके बाद हम लिखेंगे डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना है 10,000 का। अब ये डाउन पेमेंट 10,000 रुपये है, इसे हम 2 जगह लिखेंगे। सबसे पहले तो केस प्राइस के नीचे लिखेंगे, उसके बाद इंस्टॉलमेंट में लिखा जाएगा ये 10,000 और इस पर कोई ब्याज नहीं होता क्योंकि हमने इसे सबसे शुरू में दिया है। उसके बाद इसे प्रिंसिपल वैल्यू के नीचे भी 10,000 रुपये हम लिखेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस 37,250 में से ये 10,000 रुपये घटा देंगे, बैलेंस आएगा 27,250 रुपये। उसके बाद हम अगली किस्त का भुगतान करेंगे, अर्थात पहली किस्त का भुगतान करेंगे जिसे हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कहते हैं। ये कितने की थी 10,000 की, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रत्येक किस्त में ब्याज जुड़ा हुआ होता है। तो अब हम इस
किस्त में कितना ब्याज है उसे निकालेंगे। और ब्याज की गणना हमेशा शेष पर की जाती है। किस पर की जाती है? शेष पर। तो अब हम 27,250 का 5% निकालेंगे, जो 1,363 रुपये आएगा। इसके बाद 1,363 रुपये जो ये ब्याज आया है, इसे इस इंस्टॉलमेंट वाली रकम में से घटा देंगे। घटाने के बाद हमें इस किस्त का कैश प्राइस पता लग जाएगा कि हमने कैश कितना था। तो कैश निकल कर आता है 8,637 रुपये, 8,637। उसके बाद यही अमाउंट हम यहां से माइनस करेंगे। ये अमाउंट हम कहां से माइनस करेंगे? इधर से, इस बैलेंस में से। अब हमें क्या करना है? इस 27,250 में से ये 8,637 रुपये घटा देंगे। घटाने के बाद ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 18,613 रुपये। यहां पर ध्यान रखें, जो ब्याज की गणना की गई है वो निकटतम रुपयों में की गई है। उसके बाद हम दूसरी किस्त का भुगतान करेंगे। दूसरी किस्त थी हमारी 10,000 रुपये की। अब इस 10,000 रुपये में कितना ब्याज है उसकी गणना की जाएगी। इस ब्याज का पता लगाने के लिए हम ब्याज की गणना शेष पर करते हैं। तो शेष राशि थी हमारी 18,613 रुपये। अब इस 18,613 का 5% निकाला जाएगा। गणना निकटतम रुपयों में होगी और ब्याज निकल कर आएगा 931 रुपये। फिर उसके बाद हम इस 10,000 रुपये में से इन 931 रुपयों को घटा देंगे, तो हमें पता चलेगा कैश प्राइस। तो कैश प्राइस निकल कर आएगा 9,069 रुपये, 9,069। अब इसी रकम को हम यहां से घटा देंगे इस बैलेंस में से। तो 18,613 में से इस रकम को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 9,544 रुपये। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के यहां तक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट देंगे जो 10,000 रुपये की है। अब इसमें हमें ब्याज की गणना नहीं करेंगे, बल्कि इस 9,544 रुपये का जो ये बैलेंस बचा था, इस और ये 10,000 रुपये, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करने पर हमें 456 रुपये मिलेंगे, जो हमारा ब्याज कहलाएगा। अब हम 10,000 में से ये 456 अगर घटाएंगे तो हमें 9,544 ही प्राप्त होगा, जो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम देखते हैं, अगर हम इनका डिफरेंस करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं बचता है। और जो हमारी इंस्टॉलमेंट का टोटल है, ये हमारे पास 40,000 रुपये प्राप्त होता है। 10, 10, 10 और 10, जो मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है। उसके बाद इंटरेस्ट का टोटल लगा लिया जाएगा और उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू का भी टोटल लगाकर हम यहाँ पर लिख देंगे। तो टोटल इंटरेस्ट आया है निकलकर 2750 और प्रिंसिपल वैल्यू वही आ गई जो हमारी कैश प्राइस था, 37,250 रुपये। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।